दूसरा जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अधिकार है वह है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये है आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20। प्रोटेक्शन रिगार्डिंग कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका अर्थ क्या निकला कि यदि किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराने के लिए उसके ऊपर कोई आरोप लगाया जाएगा और उसको दोषी ठहराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात न्यायालय में उसके विरुद्ध चार्जशीट फाइल करके उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अपराधी तब तक नहीं कहलाता है जब तक कि न्यायालय के द्वारा उसको उस अपराध के लिए दोषी न मान लिया जाए। तो दोषी ठहराने की एक प्रक्रिया होगी। तो जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार का आरोप लगा हो और उसको दोषी ठहराने की प्रक्रिया अपनाई जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है अपना बचाव करने के संबंध में क्या अधिकार प्राप्त होंगे। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो सरकार के हाथ, पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे हैं, उससे पंगा लेकर के कौन कहां से बचेगा। तो जब जिसको जैसे फंसाना चाहे वैसे फंसा दे, तो ऐसा न होने पाए इसके लिए मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20 में यह व्यवस्था की गई है और कुछ प्रोटेक्शन दिए गए, संरक्षण है। क्या क्या संरक्षण है? संरक्षण मतलब बचाव, प्रोटेक्शन। तो 3 प्रकार के हमें इसके तहत बचाव प्राप्त है। पहला बचाव है कि दोहरे दंडादेश से संरक्षण। दोहरे दंडादेश से संरक्षण, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी या दोहरा दंडादेश। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी एक व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में जब उसको दोषी ठहराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो एक अपराध के लिए केवल एक ही बार उस पर अभियोग चलाया जाएगा और एक अपराध के लिए केवल एक ही बार उसको दंडित किया जा सकता है। दंडित हो गया तो भी ठीक, और यदि निर्दोष हो गया तो भी दोबारा एक ही अपराध के लिए फिर से उस पर अभियोग चला करके उसे दंडित नहीं किया जाएगा। निर्दोष हो गया तो निर्दोष हो गया, या सजा भुगत लिया तो भुगत लिया, और फिर से दोबारा एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा उसे नहीं दी जा सकती। इसीलिए इसका नाम है दोहरे दंडादेश से संरक्षण। दंड का आदेश कौन देगा? न्यायालय। न्यायालय कब देगा? जब न्यायालय में मुकदमा चलेगा। तो एक अपराध के लिए एक ही बार मुकदमा चलेगा, एक बार जो आदेश हो गया वो हो गया, एक बार उसने उस आदेश के तहत दंड इत्यादि जो भी मिला भुगत लिया, या निर्दोष हो गया तो निर्दोष हो गया। दोबारा फिर से उसी मामले में उसी अपराध के लिए उसे दोषी ठहराने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। पहली बात। दूसरी बात, कार्योत्तर विधायन से संरक्षण। कार्योत्तर विधायन से संरक्षण। कार्योत्तर, कार्य उत्तर,
कार्य संपन्न हो जाने के बाद, विधायन मतलब कानून बनाया जाना। तो यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया हुआ है, जब उसने उस कार्य को किया उस दौरान ऐसा कोई कानून नहीं था जिस कानून के तहत उसके उस काम को अपराध घोषित किया जा सके, लेकिन काम हो जाने के बाद कोई कानून बनाया गया और उस कानून में कह दिया गया कि देखो तुमने पहले जो काम किया है ना, इस कानून के अंतर्गत ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो उस व्यक्ति के साथ तो ये ज्यादती हुई ना। भाई आज हमने काम किया कोई काम, ये जानते हुए कि हमारा ये काम अभी तक के किसी कानून के तहत दंडनीय नहीं है या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसलिए हमने वो काम कर दिया। अब कल को कोई नया कानून बना दे, बोले कि देखो कल तुमने जो काम किया था ना, वो काम आज ये जो कानून बना है इसके अनुसार दंडनीय है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये तो मेरे साथ ज्यादती है ना। इस तरह से तो फिर कोई भी कानून भविष्य में बना करके किसी भी आदमी को दोषी ठहराया जा सकता है, तो ये अमानवीय होगा। इसलिए इसमें स्पष्ट रूप से संरक्षण दिया गया है कि बाद में कानून बना करके, कानून बनने से पहले किए गए किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अर्थात बाद में ऐसा कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता। मतलब कोई काम पहले हो चुका हो तो उस काम को दंडनीय घोषित करने के लिए बाद में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। इससे ये याद रखना है कि ये नियम लागू किस पर होता है? केवल आपराधिक मामलों में, है ना, क्रिमिनल मैटर्स में, आपराधिक मामलों में। दीवानी इत्यादि के मामलों में ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर अपराधी नहीं ठहराया जाता है। वहां पर तो केवल हमारे राइट्स कॉन्टेस्टेड होते हैं कि हमारा अधिकार है या नहीं है। जैसे कोई कानून बना करके जमीन जायदाद इत्यादि संपत्ति के मामले में उसे बाद में बना करके उसको पिछले प्रभाव से लागू किया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में कोई क्रिमिनल लॉ बाद में बना करके पहले हुए किसी चीज के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। और तीसरी जो बात कही गई, संरक्षण प्रदान किया गया, वो है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन, इंग्लिश में लिखा करो, चुपचाप सुनो मत। सेल्फ इनक्रिमिनेशन, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? कोई किसी व्यक्ति से ऐसा कोई चीज करवाना या कहवाना कि वह अपने द्वारा उस कहे गए बात की वजह से खुद ही अपराधी साबित हो जाए, तो इसको कहते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेशन। मतलब खुद ही उसका क्राइम जो है सिद्ध हो जाए, उसके द्वारा कही गई बात की वजह से या किए गए कार्य की वजह से। तो ऐसा उससे नहीं करवाया जा सकता। नेचुरल लॉ या प्राकृतिक नियम ये कहता है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति को अपना बचाव करने का अधिकार है। ऐसे में किसी व्यक्ति को टार्चर करके, मारपीट करके, डरा धमका करके, जोर जबरदस्ती से जानबूझ करके उसके विरुद्ध बयान नहीं लिया जा सकता। जानबूझ करके उसके विरुद्ध ऐसा कोई बयान लेने की कोशिश की जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसे अपना संरक्षण प्राप्त होगा। यदि पुलिस ने अकेले में उससे कहवा दिया कि कहो नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, टॉर्चर करके मार दिया जाएगा, ये वो, तो डर के मारे उसने वहां पर कह दिया। बाद में जब कोर्ट के सामने बयान होगा तो वो इस बात को कबूल कर सकता है कि नहीं नहीं, ये मैंने बयान जानबूझ के और स्वतंत्रता पूर्वक नहीं दिया है, पुलिस ने हमें डराया है, धमकाया है और उसने हमें टॉर्चर किया है, इसकी वजह से हमने ये कह दिया, ये मेरा बयान नहीं है, मैं अपना बयान से मुकरता हूँ, मैं अपने उस बयान को नहीं मानता।
तो जो कोर्ट के सामने जो कहेगा ना वही मान्य होगा। अकेले में पुलिस के सामने कहा होगा तो उससे वो मुकर सकता है। तो ये 3 प्रकार से संरक्षण है। तो इसे आपने देखा कि यदि जोर जबरदस्ती से किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है या गलत तरीके से किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है और उसके आधार पर उसको गिरफ्तार करने इत्यादि की कोशिश हो रही है, तो वह इन संरक्षणों का इस्तेमाल करके अपना बचाव कर सकता है। इस प्रकार से वो अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित कर सकता है। तो ये हुआ अनुच्छेद 20 अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब अगला जो स्वतंत्रता का अधिकार है बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। वो क्या है? तो वो अधिकार है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आप देखिए, प्राण की स्वतंत्रता का मतलब कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी उससे छीनी नहीं जाएगी, है ना। अर्थात किसी को मारा नहीं जा सकता जान से। जिंदा रहने का, हम सीधे सीधे कह सकते हैं जिंदा रहने का अधिकार। प्राण की स्वतंत्रता का मतलब जीवित रहने का अधिकार। और दूसरा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कि हमारा जो शरीर है अपने शरीर को अपने ढंग से संचालित करने, अपने शरीर का अपने ढंग से उपभोग करने का अधिकार। तो दोनों ही चीजें इसमें शामिल हैं। शार्ट में इसको कहा जाता है जीवन का अधिकार। राइट टू लाइफ या जीवन का अधिकार या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार की बहुत विस्तृत व्याख्या की है अलग अलग मामलों में, और उसने ये कहा कि जीवन का अधिकार का मतलब है मानवीय गरिमा के साथ जीवन का अधिकार। मानवीय गरिमा से युक्त जीवन का अधिकार। राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, मतलब मानवीय गरिमा का मतलब क्या? केवल जिंदा रहें लेकिन भेड़ बकरी की तरह से रखा जाए, जान से ना मारा जाए लेकिन अमानवीय बर्ताव किया जाए, कैद में डाल दिया गया हो, गाली गलौज किया जा रहा हो, या पढ़ाई लिखाई की सुविधा प्रदान न की जा रही हो, बस केवल कह दिया जाए कि जिंदा रहने का अधिकार है, तो तुम जान से तो नहीं मारा जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने का अधिकार है। मतलब एक आदर्श मानवीय गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुरूप एक सामान्य जीवन के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं उन सभी चीजों को व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए, तब माना जाएगा कि उसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अब देखिए, एक लाइन का ही अधिकार है, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अदर देन द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्या अर्थ है इसका? कि किसी भी व्यक्ति को
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो पहली बात कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, अर्थात कोई ऐसा काम करके उसकी दैहिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता और ना ही उसकी जिंदगी ली जा सकती है। कैसे लिया जा सकता है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दो चीजें हैं, यदि हाईएस्ट लेवल पर पढ़ते हैं तो उतनी गहराई में जानना होगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया। अब देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन में भी है, जापान में भी है, और विधि की उचित प्रक्रिया ये अमेरिका में है। हमारे देश में घोषित रूप से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जापान और ब्रिटेन वाली व्यवस्था को अपनाया गया विधि की स्थापित प्रक्रिया। विधि की स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि कोई कानून बना करके बता दिया गया है कि ये चीज ऐसे ऐसे होगी, और वो कानून उचित रूप से बना दिया गया है। तो यदि उस कानून के तहत ही किसी व्यक्ति को फांसी देने की व्यवस्था है, किसी व्यक्ति को कैद में रखने की व्यवस्था है, और उस कानून के तहत न्यायालय ने उसको फांसी की सजा सुनाई या कारावास का दंड दिया, तो इस आधार पर उसकी जिंदगी खत्म होती है या उसकी दैहिक स्वतंत्रता समाप्त होती है, जेल में बंद रहता है, कन्फाइंड हो जाता है, तो सीधे सीधे तो देखा जाए तो ये उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना हुआ। फांसी दे दी जाएगी, मर जाएगा, जेल में बंद हो जाएगा, कहीं पर भी आएगा जाएगा नहीं, दैहिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। तो क्या यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं हुआ। क्यों उल्लंघन नहीं हुआ? क्योंकि कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से उसे उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा उसे वंचित किया जा सकता है। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना। किसी भी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या की, उसके ऊपर आरोप लगा, अदालत में मुकदमा चलाया गया, भारतीय दंड संहिता या न्यायिक संहिता के तहत उस पर मुकदमा चला करके न्यायालय ने उसे दोषी माना, दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा सुनाई, और तब जाकर के उसे मृत्युदंड दिया जा रहा है या आजीवन कारावास दिया जा रहा है, तो ऐसा किया जाना अनुच्छेद 21 के तहत उचित है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ऐसा हो रहा है, और इसको फिर उसे संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। फिर वो ये हवाला नहीं देगा कि ये तो हमारे अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया, इसमें तो हमारे जिंदा रहने का अधिकार है, हमारी दैहिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त है, ये तो हमारी दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है, हमारे जीवन के अधिकार को छीना जा रहा है। क्योंकि वहां पर लिखा गया, कहा जाएगा कि पढ़ो ठीक से, कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाता। अर्थात यदि बिना मुकदमा चलाए, बिना अदालत के द्वारा दोषी ठहराए, यदि पुलिस सीधे सीधे एनकाउंटर करके खत्म करने लगी, तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं माना जाएगा। यदि साबित हो गया कि पुलिस ने
गलत ढंग से एनकाउंटर किया, एनकाउंटर की परिस्थितियां नहीं थी, तो वो पुलिसकर्मी हत्या के अभियुक्त होंगे। और उस व्यक्ति को यदि वो बच गया है या घायल है तो उसे कंपेंसेशन देना पड़ेगा, उसे मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके फिर मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन कानून के तहत प्रमाणित हो गया तो उसकी इजाजत है, फिर 21 का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अनुच्छेद 21 एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिकार है। जैसा मैंने कहा कि जीवन का अधिकार में बहुत सारे चीजें शामिल हैं, केवल जिंदा रहने मात्र का अधिकार नहीं। जीवन के अधिकार में एक तरह से कहा जाए कि एक आदर्श जीवन जीने के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं वो सब चीजें हमें प्राप्त होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक विभिन्न मामलों में फैसला देते हुए ये सिद्ध किया है, जैसे कहा कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, मतलब किसी भी व्यक्ति की जो निजी चीजें हैं, निजी बातें हैं, जोर जबरदस्ती बाय फोर्स उससे कबूल करवाने के लिए या जानने के लिए उससे विवश नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से कहा गया कि स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, या फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जीवन का अधिकार, यहां तक कि विदेश भ्रमण का अधिकार, ऐसे करके कम से कम 20 से अधिक चीजों को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या करते हुए अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार के रूप में घोषित कर दिया है। यहां तक कि जैसे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से जानबूझ करके हथकड़ी पहना करके ले जाना, उसकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचाना, इसको भी वर्जित किया गया है। या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कारावास वगैरह के अंतर्गत उसको एकदम एकांत में ले जा करके अकेले में रख देना, किसी टापू वगैरह में ले जा करके रख देना, इसे भी कहा गया कि ये उसके अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो बहुत जो मतलब कि मानवता के आधार पर जो जो चीजें जरूरी हैं उन सभी चीजों को व्यक्तियों को प्रदान करने की बात जीवन के अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कही गई है। जीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, भी इसके अंतर्गत माना गया। इसीलिए फूड सिक्योरिटी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जब अनुच्छेद 21 के तहत जीविका के अधिकार को जोड़ लिया तो जीविका का अधिकार और जीवित रहने का अधिकार, तो जब लोगों को भोजन नहीं मिलेगा तो जीवित कैसे रहेंगे। इसीलिए खाद्य सुरक्षा, कि वे लोग जो किसी भी स्थिति में अपना भोजन जुटाने में सक्षम नहीं है तो सरकार के द्वारा निःशुल्क उन्हें आहार उपलब्ध कराया जाएगा। तो सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल किया गया, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत विस्तृत अधिकार है अनुच्छेद 21। याद रखना है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये जो दो मूल अधिकार हैं ये इमरजेंसी या आपातकाल में भी स्थगित नहीं किए जा सकते, है ना। आपातकाल में, इमरजेंसी में भी ये दो मूल अधिकार स्थगित कभी भी नहीं होते हैं, हमेशा ही बने रहते हैं। हाँ, 44वें संविधान संशोधन के पहले, बिफोर 1978, ये भी निलंबित या स्थगित किए जा सकते थे, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ करके ये व्यवस्था कर दी गई कि ये दोनों कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, कभी भी निलंबित नहीं होंगे। तो ये 20 और 21 हो गया। अब दो चीजें इसमें और रह गई हैं।
लगभग 15 मिनट लगेंगे। और एक नया संशोधन करके नया अनुच्छेद जोड़ा गया और उस अनुच्छेद के माध्यम से स्वतंत्रता के इस अधिकार के अंतर्गत एक अधिकार जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 क या 21A, 21A या 21 क। वह है अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। सबसे पहली बात कि इसे वर्ष 2002 में संविधान में जोड़ा गया बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्य के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि 14 वर्ष से या 14 वर्ष की उम्र तक के जो भी बच्चे होंगे उनको जो है अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के द्वारा व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार से राज्य का ये कर्तव्य हो गया और व्यक्तियों का ये अधिकार हो गया कि राज्य के माध्यम से उन्हें अनिवार्य रूप से और निःशुल्क रूप में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। उन बच्चों को जिनकी उम्र 14 वर्ष तक की है, 14 वर्ष से ऊपर वालों को के लिए नहीं है ये अनुच्छेद, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है ये। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद 21 को याद रखना है कि इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता थी, सरकार के द्वारा व्यवस्था करनी थी इसके लिए, इसलिए कानून बनाने की आवश्यकता थी। इसीलिए RTE या राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, एक कानून बनाया गया RTE एक्ट, और वर्ष 2010 में ये लागू हुआ, अप्रैल 2010 में। तो इस प्रकार से संविधान में तो ये अधिकार जोड़ दिया गया था 2002 में, लेकिन प्रैक्टिकली ये अधिकार हमें प्राप्त हुआ ईयर 2010 में। अब आखिरी जो बचता है अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, वो है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है? तो गिरफ्तारी व निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण।
प्रोटेक्शन रिगार्डिंग अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रोटेक्शन रिगार्डिंग अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए, अनुच्छेद 22 में दो चीजें हैं, गिरफ्तारी और निवारक निरोध। गिरफ्तारी और निवारक निरोध में अंतर क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति को जो किसी मामले में वांछित है, वांटेड है, पुलिस के द्वारा किसी कानून के तहत उसको अपने कस्टडी में लिया जाता है, तो उसको कहते हैं गिरफ्तारी। और निवारक निरोध किसी विशेष कानून के तहत किसी व्यक्ति को किसी काम को करने से रोकने के लिए या किसी विशेष एरिया या क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए यदि उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध कहा जाता है। निरोध मतलब रोकना, और निवारक प्रिवेंट करने के लिए रोकना, कि वो काम ऐसा न कर पाए, इसके लिए उसको यहीं पर रोक लिया जाए। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अलग से कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जो नियम और कानून है, उसके तहत किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से 24 घंटे से अधिक समय तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिना न्यायालय की अनुमति के। तो क्या क्या संरक्षण प्राप्त हैं इसके तहत अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में? कि पहली बात तो ये कि किसी भी व्यक्ति को यदि अरेस्ट या गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उसके गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाना, किसी भी व्यक्ति को जिसे अरेस्ट किया गया है तो अरेस्ट करते समय अरेस्ट करने वाले प्राधिकारियों के द्वारा ये बताया जाना आवश्यक है कि उस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, किस मामले में अरेस्ट किया जा रहा है, उसने कौन सा ऐसा कार्य किया है कि कानून के तहत उसको अरेस्ट किया जाना आवश्यक है। जैसे किसी को अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू जारी किया जाता है, बोलेगा कि भाई आप हमें अरेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप वारंट दिखाइए। हालांकि कुछ ऐसे मामले कानून कहता था कि बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जिस समय भी अरेस्ट किया जाएगा सामान्य परिस्थितियों में यदि वो निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया है, सामान्य कानून के तहत अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसे जो है उसके कारणों से अवगत कराना होगा। पहली बात, जब कोई कारण होगा ही नहीं, बता ही नहीं पाओगे तो अरेस्ट करने ही नहीं जाओगे। कारण बताना नहीं होगा तो जिसको मन किया उसी को अरेस्ट कर लिया, तो उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ। दूसरी बात ये कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो अधिकतम 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार करने वाले जो प्राधिकारी हैं, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो, तो 24 घंटे के भीतर जहां भी गिरफ्तार किया गया है उस समय से अधिकतम 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के अदालत के समक्ष उनको जो है प्रस्तुत करना होगा। यहां ध्यान देने की बात है कि इस 24 घंटे के टाइम में वो वाला टाइम नहीं शामिल होगा
जो गिरफ्तार किए गए स्थान से लेकर के मजिस्ट्रेट की अदालत तक लाने में लगा हो, उस वाले टाइम को छोड़ करके अधिक से अधिक 24 घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रेट की अदालत में उसे प्रस्तुत करना होगा। और तीसरी बात कि उस व्यक्ति को अपने बचाव में क्या होगा कि अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श या सहायता प्राप्त करने का अधिकार। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो वह अपने बचाव में अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अपने पक्ष में जिस किसी को भी अपना वकील चुनना चाहे, वकील रखना चाहे, उसकी फीस दे करके वह उस वकील को अपने पक्ष में रख सकता है। ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं नहीं आप इनको वकील नहीं कर सकते तो उनको वकील नहीं कर सकते। ये उस वकील और उस व्यक्ति के बीच की चीज़ होगी। और जिस किसी को भी अपनी पसंद से अपना वकील रखना चाहे और जो वकील है वो ऐसा उसका वकील बनने के लिए तैयार हो तो वह रख सकता है, उसके माध्यम से अपना बचाव करवा सकता है। तो ये अनुच्छेद 22 के तहत है। तो ये तो तब है जबकि किसी व्यक्ति को सामान्य प्रक्रिया में सामान्य कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया हो, तो उसे 3 बचाव उसे प्राप्त होंगे। अब यदि किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से नहीं बल्कि निवारक निरोध कानून के तहत अरेस्ट किया गया हो, तो उस परिस्थिति में उसे क्या कोई बचाव प्राप्त होगा और क्या होगा? तो अभी मैंने बताया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अलग से होते हैं और इन कानूनों के तहत किसी को रोकना है तो 24 घंटे में रोकने के लिए तो जरूरत नहीं है, क्योंकि 24 घंटे के लिए तो वो सामान्य कानून ही पर्याप्त है। ज्यादा समय के लिए रोकना है तो उन कानूनों में इस बात की व्यवस्था होगी कि बिना मुकदमा चलाए या बिना अपराधी ठहराए भी इतने समय तक इनको कन्फाइंड रखा जा सकता है, इनको नजरबंद रखा जा सकता है। क्योंकि वो मामले ऐसे होते हैं कि 24 घंटे में या 2 दिन में 4 दिन में हो सकता है कि उद्देश्य पूरा ना हो या उससे पूछताछ सारे मामलों की तहकीकात करना संभव न हो। तो इसलिए संसद के द्वारा अलग से कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो सामान्य कानूनों से सख्त कानून होते हैं और देश की एकता, अखंडता, प्रभुता के लिए, लोक व्यवस्था के लिए ऐसे कानूनों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अपरिहार्य कानून के रूप में ये कानून होते हैं। जैसे कि आप सबने नाम सुना होगा टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम, या पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑफेंस एक्टिविटीज, ये पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। ये इसी तरह से पुराना एक बहुत पहले बना था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट, या अभी NSA या हिंदी में इसी को रासुका बोला जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ऐसे बहुत से कानून हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये सब कानून जो है विशेष कानून है और इन सबको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ या निवारक निरोध कानून के दायरे में रखा गया है। इन कानूनों में से कुछ कानूनों के अंतर्गत ऐसी भी व्यवस्था थी कि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 18 महीने तक भी उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता था।
तो ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किया गया हो तो अनुच्छेद 22 के तहत उसको क्या संरक्षण प्राप्त होगा। तो इसमें यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किया गया है तो उसे अधिक से अधिक 3 महीने तक ही अरेस्ट रखा जा सकता है, लेकिन एक शर्त है, 3 महीने से अधिक भी रखा जाएगा, सामान्य परिस्थितियों में अधिक से अधिक 3 महीने तक रखा जाएगा। 3 महीने से अधिक समय तक केवल उस स्थिति में रखा जाएगा जबकि एक सलाहकार बोर्ड होगी जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित 3 लोग शामिल होंगे और उस सलाहकार बोर्ड के द्वारा यदि इस संबंध में अपना सुझाव दिया जाए कि इस व्यक्ति को 3 महीने के बाद आगे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध रखना अर्थात बंद रखना आवश्यक है, तो उस सलाहकार बोर्ड के रिपोर्ट के बाद ही 3 महीने से अधिक अवधि के लिए उसको नजरबंद रखा जा सकता है। अन्यथा जो है सामान्य परिस्थिति में यदि वो सलाहकार बोर्ड एक्सटेंड नहीं करता है तो अधिक से अधिक केवल 3 महीने तक ही उसको कैद में रखा जा सकता है। तो संक्षेप में हम ये समझ सकते हैं कि किसी को समान रूप से यदि अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे तक ही अधिक से अधिक उसको अरेस्ट रखा जा सकता है। 24 घंटे से अधिक अरेस्ट तब रखा जाएगा जबकि निकटतम मजिस्ट्रेट की अदालत में उसे पेश किया गया हो और न्यायालय ने उससे अधिक अवधि के लिए उसको अरेस्ट रखने कस्टडी में रखने की इजाजत दी हो, जिसे जुडिशियल कस्टडी या न्यायिक हिरासत कहते हैं। और यदि निवारक निरोध कानून के तहत किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसे सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम 3 महीने तक ही कैद रखा जा सकता है। 3 महीने से अधिक अवधि तक उसे तभी अरेस्ट रखा जा सकता है जबकि उसे उस विशेष सलाहकार बोर्ड जिसके गठन की व्यवस्था भी अनुच्छेद 22 के तहत ही संविधान में की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे, उस बोर्ड के द्वारा सुझाव दिया जाए या सलाह दिया जाए या रिकमेंड किया जाए कि हाँ इस व्यक्ति को 3 महीने के आगे भी अरेस्ट रखा जा सकता है, तभी उसको 3 महीने से आगे की अवधि में अरेस्ट रखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। अनुच्छेद 21 में एक प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को भी ध्यान रखना है। जहां पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तो वहीं पर जैसे अन्य स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध है वैसे उस पर भी एक प्रतिबंध है। वो प्रतिबंध क्या है कि यदि राज्य के द्वारा अपनी ओर से नागरिकों के ऊपर कोई अनिवार्य सेवा थोपी जा रही है तो कोई व्यक्ति या वो नागरिक उसे अपने स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं मानेगा और राज्य को वह अनिवार्य सेवा उसके ऊपर लागू करने का अधिकार प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे देश की सुरक्षा के लिए कभी दूसरे देश के साथ लड़ाई इत्यादि छिड़ गई हो तो यदि राज्य के द्वारा नागरिकों की सेना में अनिवार्य भर्ती का कोई नियम कानून बना दिया जाए कि कोई चाहे चाहे ना चाहे उसे सेना में भर्ती होना होगा, सेना में एक निश्चित अवधि के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करनी होंगी, तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 21 का सहारा लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकता कि तो हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ। ऐसा नहीं है। इस प्रकार का कहा जाए कि एक विशेष प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य को प्रदान किया गया है। राज्य ऐसा कोई प्रतिबंध लगाता है और अनिवार्य सेवाएं नागरिकों की प्राप्त करने की व्यवस्था करता है तो वह व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो अब जाकर के ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ